नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। आपदा प्रभावितों को 11 करोड़ रुपए की राशि जारी। पीड़ित परिवारों को मिलेगी 1.5 लाख की अंतरिम सहायता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी से की फोन पर बातचीत। जोशीमठ भूधसाव के हालातों की ली जानकारी। कहा, प्रभावितों के साथ हो मानवतावादी व्यवहार। जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। 13 जनवरी को होगी कैबिनेट। प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि और कई व्यवस्थाओं पर हो सकते हैं फैसले। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्चुअली जुड़े राज्यपाल और सीएम धामी। 27 मेधावी छात्रों को दिए गए गोल्ड मेडल। 25 करोड़ की लागत से बने 5 भवनों का लोकार्पण। और उत्तराखंड में फर्जी बीएएमएस डॉक्टर के गिरोह का भांडाफोड़। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्लिनिक चला रहे थे 2 डॉक्टर। 8-8 लाख रुपए की ली थी फर्जी डिग्री। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले जोशीमठ की ही करेंगे। जोशीमठ में भूधसाव के बाद लगातार हालातों को लेकर सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम हालातों की जानकारी दी। जोशीमठ आपदा को लेकर हालातों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जोशीमठ में अभी तक भूधसाव के कारण जो होटल्स के डिसमेंटल करने के आदेश दिया गया है वो इसलिए क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों के लिए खतरा बने हुए हैं, और इसके अलावा अभी किसी और भवन को तोड़ा नहीं जा रहा है। 2 असुरक्षित बिल्डिंग को डिसमेंटलिंग करना, मैं डेमोलिशन शब्द का यूज नहीं करूँगा, डिसमेंटलिंग करने का जो निर्णय है उस पर अभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सहयोग करेंगे और उनके रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को लेकर के उनकी सारी बातें सुनी हुई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि सरकार जो है उनकी मंशा के अनुरूप रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पैकेज को जल्दी तय करेगी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है। भूधसाव से असुरक्षित भवनों की संख्या 723 पहुंच गई है। असुरक्षित भवनों में से लोगों को सुरक्षित जगहों पर अस्थायी तौर पर ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्कालीन तौर पर 1.5 लाख की धनराशि अंतरिम सहायता के तौर पर दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने और 1 लाख रुपए आपदा राहत मद से एडवांस के तौर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो बाद में समायोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करा रही है। जो लोग किराए पर रहना चाहते हैं उनको 6 महीने तक 4,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का एक अंतरिम सहायता, ये फाइनल नहीं है, अंतरिम सहायता का अप्रूवल दे चुके हैं। अब जी वो पहुंचने वाला होगा। इसमें मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें 1.5 लाख में 50,000 रुपये जो है ये एक अतिरिक्त सहायता है जो लोगों को जो है अगर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है या रेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है क्योंकि अपने जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए एक मुश्त धनराशि है। और उसके अलावा जो 1 लाख रुपए है वो इनके जो अंतिम मूल्यांकन जो होगी और उसके बाद जो उनका व्यय बनेगा उसमें से एडजस्ट किया जाएगा। इस तरीके से ये 1.5 लाख का एक इंटरिम रिलीफ प्रति परिवार का सैंक्शन हो चुका है। जोशीमठ आपदा को लेकर राहत बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। जोशीमठ भूधसाव के हालातों पर जानकारी ली गई। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। प्रभावितों के साथ मानवतावादी व्यवहार किया जाए, कोई जनहानि ना हो, इस पर भी सरकार को जिम्मेदारी देने के लिए कहा गया है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में जुटने के भी निर्देश दिए गए हैं।
वहीं जोशीमठ में हो रहे भूधसाव मामले को लेकर सीएम धामी ने 13 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुलवाई है, जिसमें कई बड़े फैसले होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि प्रभावित परिवारों को किराए के मकान में रहने के लिए दी जाने वाली राशि को 4,000 से बढ़ाकर 5,000 किया जा सकता है, जबकि अनुग्रह राशि को भी सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। जो राशि प्रभावितों को दी जाएगी उसमें मदों के हिसाब से दिया जाएगा, एक मुश्त दिया जाएगा, इस पर भी विचार किया जा रहा है और इसको लेकर ही कैबिनेट में फैसला हो सकता है। साथ ही जोशीमठ में भूधसाव के 2 संभावित कारण बताए जा रहे हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाने को भी सरकार कैबिनेट में मोहर लगा सकती है। सारे सब पे विचार 13 तारीख को कैबिनेट है, सब पे विचार किया जा रहा है। सारे सब पे विचार 13 तारीख को कैबिनेट है, सब पे विचार किया जा रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद जहां एक तरफ राहत और बचाव कार्य जारी है, तो वहीं आपदा सचिव रणजीत सिन्हा का कहना है कि अभी तक आपदा प्रभावितों की तत्काल मदद को लेकर 11 करोड़ की राशि आपदा मद से जारी की जा चुकी है। साथ ही 1 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी हो गई है, जबकि 45 करोड़ की राशि आपदा मद से जारी की जा रही है, जिससे कि प्रभावितों को तत्काल 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा सके। विद्युत लाइन को क्षतिग्रस्त पहुंचाने की स्थिति में 2 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। इसके साथ ही बताया गया कि भारत सरकार द्वारा SDRF के कुल 392 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। होटल्स के डिमोलिशन के लिए लोगों से सहमति ली जा रही है। विस्थापन के लिए 2 समितियों का भी गठन किया जा रहा है। 11 करोड़ तो हमने करीब 3-4 दिन पहले रिलीज कर दिया था, ताकि जो भी तत्काल आवश्यकता है उसको तत्काल की जा सके। 1 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से जारी हुआ है, जो कि किराए के लिए जारी हुआ है। तो बाकी अभी 45 करोड़ की अभी एक जियो बन रही है, जिसमें कि प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख अभी फिलहाल दे रहे हैं, जो कि अंतरिम है। मतलब जो भी टेम्परेरी रिलीफ के लिए उसमें 1 लाख रुपया तो वो होगा जो कि जब राहत पैकेज बनेगी फाइनल उसमें समाहित होगा। 50,000 रुपये उनको एक मुश्त आने जाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अन्य खर्चों के लिए दिया जा रहा है, जिसका कि राहत पैकेज से कोई लेना देना वो उनका। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में पहुंच चुके हैं। आपको जानकारी दे तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रात्रि प्रवास जोशीमठ में करेंगे। सीएम ने राहत बचाव कार्यों का मौके पर जाकर अपडेट लिया है। जी हां, सीएम धामी प्रभावित लोगों से भी मिले हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मेरी पहली चिंता आज सिर्फ और सिर्फ जोशीमठ है। हर प्रभावित को अंतरिम राहत देने के लिए सरकार का पहला लक्ष्य है, सभी भवनों को तोड़ना लक्ष्य नहीं है। सीएम धामी का कहना है कि पुनर्वास और मुआवजे के लिए कमेटी बनाई गई है। पारिस्थितिक और अर्थव्यवस्था के हिसाब से संतुलन बनेगा। जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बुधवार को खराब मौसम की वजह से राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा रद्द हो गया। बताया गया कि कोहरे की वजह से सीएम धामी हल्द्वानी नहीं पहुंच सके। राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में 27 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया। बता दें कि प्रदेश के 18,052 छात्रों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की है। इस दौरान 25 करोड़ की लागत से बने 5 भवनों का भी लोकार्पण किया गया। देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो गया है कि अब जो डिग्री डिजी लॉकर के माध्यम से भी अब छात्रों को दी जाएंगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो आपने सभी विश्वविद्यालयों से आग्रह किया है कि सामाजिक क्षेत्र में जिसने भी कोई अच्छा काम किया है ऐसे लोगों को भी हम डी.लिट की उपाधि देते हैं। आपने देखा होगा कि मेडिकल शिक्षा में हमने इस बार एक एएनएम को और एक नर्स को भी डी.लिट की उपाधि दी है, जिन्होंने कि बहुत अच्छा काम किया है। वैसे ओपन विश्वविद्यालय भी हर साल जो है अपने प्रदेश की या देश की 2-3 महान विभूतियों को डी.लिट की उपाधि देते हैं।
और मैं अपने कुलपति जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिनका भी चयन किया है और महामहिम राज्यपाल जी का, वो बहुत अच्छे लोग हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने मौन उपवास पर बैठे। हरीश रावत ने अपने उपवास के जरिए सरकार से जोशीमठ के लोगों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की मांग की। हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से पहले प्रभावितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। हरदा का मानना है कि बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के भवन तोड़ने की प्रक्रिया सही नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। है आप केवल बुलडोजर के सहारे जनता की भावनाओं को बुलडोज कर देना चाहते हैं, तो उसके विरोध में हमने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। गांधी जी की शरण में आए और सबने सामूहिक रूप से ये तय किया है कल तक का समय उनको दिया जाए प्रशासन को। कल शाम तक जो है जनता की आकांक्षा के अनुरूप, भावना के अनुरूप लोगों का मुआवजा और उसकी घोषणा की जाए, उसका सेटलमेंट किया जाए, बातों को तय किया जाए। और यदि नहीं होती है तो फिर परसों से कांग्रेस डायरेक्ट एक्शन में आएगी। राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट स्ट्रेन XBB 1.5 की दस्तक हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस युवक में XBB 1.5 वेरिएंट मिला, अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने बताया कि युवक कुछ वक्त पहले अमेरिका से देहरादून लौटा। दिल्ली एयरपोर्ट में युवक का सैंपल लिया गया था, जिससे पता चला कि युवक कोविड के नए वेरिएंट XBB से ग्रस्त है। जानकारी ये भी दी गई कि युवक के माता पिता का भी सैंपल लिया गया, उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हमने ये बंदा दिल्ली एयरपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया और हमने इसका RT-PCR सैम्पलिंग 30/12 को की गई और उनके मदर और फादर की भी सैम्पलिंग की और 9/12 को हमने इसको जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजा। 9/12 को हमें दून मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट मिली, तो इसमें XBB 1.5 वेरिएंट की पुष्टि हुई। उसके बाद अभी हमने कल 10 तारीख को उनके मदर फादर का और आदित्य मलिक का भी रीसैम्पलिंग की, जिसकी रिपोर्ट आ गई है और वो नेगेटिव है। और अब बात मौसम की करेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीनाथ धाम समेत ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंड काफी बढ़ गई है और इसके साथ ही देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। देहरादून में बादल छाने से मौसम में ठंडक देखी गई। मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, तो मैदानी इलाके हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा लोगों की परेशानियां बढ़ा सकता है। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई है। जानकारी है कि कोर्ट ने नार्कोटैक्स पर फैसला सुना दिया है। जी हां, नार्कोटैक्स पर फैसला सुना दिया गया है। जानकारी है कि पुलकित आर्य, जो कि मुख्य आरोपी है, उसका नार्कोटैक्स होगा। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में फैसला आएगा और तारीख भी तय होगी। एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस ने चाइनीज फर्जी लोन ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। डीजीपी अशोक कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी 15 ऐप्स के जरिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज और लोन देकर लोगों से अवैध वसूली कर मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन ऐप चीन और हांगकांग से चलाई जाती थी और यहीं बनाई गई थी। चीन ऐप और हांगकांग से चलाई जा रही ये ऐप भारतीय मूल के लोगों को कमीशन देकर कॉल सेंटर खुलवाकर धोखाधड़ी का खेल रच रहे थे। मामले में पूछताछ के दौरान 5 लोग सामने आए हैं। हमने 29 दिसंबर को पहली एफआईआर दर्ज करके जांच करने के बाद एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे हैं, जिसमें 383, 384, 385 का ग्रुप भी है ब्लैकमेलिंग वाला, जिसमें धोखाधड़ी का ग्रुप भी है 419, 420, 469 और बाकी आईटी एक्ट की धाराएं भी हैं। हमने एक अभियुक्त को अंकुर ढिंगरा को पकड़ा है, जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। तो आगे की जांच में और बड़ा भंडाफोड़ होगा।
उत्तराखंड एसटीएफ ने भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड से रजिस्टर्ड फर्जी BAMS डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना निजी क्लिनिक चला रहे 2 BAMS डॉक्टरों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। दोनों डॉक्टरों ने प्रेमनगर और रायपुर में अपने अपने क्लिनिक खोले हुए थे। दोनों ने 8-8 लाख में बाबा ग्रुप ऑफ कॉलेज मुजफ्फरनगर से फर्जी डिग्री ली थी। फर्जी डिग्री तैयार करने वाले कॉलेज के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ फर्जी डॉक्टर्स द्वारा लोगों को यहाँ पर इलाज किया जा रहा है, उनको क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं। इस संबंध में एसटीएफ द्वारा प्रारंभिक विवेचना की गई, प्रारंभिक जांच की गई। उसमें लगभग 36 डॉक्टर ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे जिनकी डिग्रियाँ फर्जी पाई गई थी। तो उस संबंध में कल 2 डॉक्टर्स के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे विवेचना की जा रही थी। उसी दौरान जो इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक बड़ा गिरोह है जो कि इनको फर्जी डिग्री बनाकर प्रोवाइड करता है, और एक बड़ा नेशनल लेवल का गिरोह है जिसको न केवल उत्तराखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी कई सारे ऐसे फर्जी डॉक्टर इसकी फर्जी डिग्रियों पर काम कर रहे हैं। तो उस संबंध में इसके गिरोह के जो एक मास्टरमाइंड था इमरान, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका जो भाई था इमलाक, वो मौके से फरार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी आगे प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं देहरादून में राजपुर थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। जानकारी है कि क्रिकेट मैच पर करोड़ों का ऑनलाइन सट्टा खेलते और लगाते शातिर गिरोह के 8 सदस्यों को मालसी पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। आरोपियों ने पुलिस को 17 बैंक अकाउंट की जानकारी दी, जिन्हें फ्रीज किया गया। पुलिस ने मौके से 5 लैपटॉप, 2 LED, 21 मोबाइल फोन भी जब्त किए। राजपुर के संयुक्त प्रयासों से एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग को इंटरसेप्ट हमारी टीम ने किया, जिसमें 8 लोग हैं और जो ऑनलाइन सट्टा का काम करते थे। ये लोग मालसी डियर पार्क के पास में किसी के मकान में पिछले 1 महीने से रह रहे थे, और जब हमको इसकी जानकारी हुई तो हम लोगों ने हमारी टीम ने इसमें एसपी क्राइम और एसओसीटी के नेतृत्व में और वहाँ के सीईओ दरनवाला के नेतृत्व में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 8 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें से जो छत्तीसगढ़ के हैं, 1 चमोली का और 5 मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं। वहीं दिनेशपुर में 4 दिवसीय उत्तरायणी महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव में स्वर्गीय सोबन सिंह के स्मृति में जिला और क्षेत्र स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहली पारी हरियाणा और बदनापुर के बीच हुई। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए ये पहल की गई है, जिसमें युवा अपने हुनर को संवार रहे हैं। ये सोबन सिंह कोरंगा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, और जो ये उत्तरायणी सांस्कृतिक समिति जो इस कार्यक्रम का वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करा रही है, इसके लिए मैं इस सांस्कृतिक समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके स्मृति में ये एक समाज को संदेश देने का काम कर रही है। जो युवा आज के इस भौतिक युग में जो भटके हुए हैं, कहीं नशे के कारोबार में लिप्त हैं, तो उनको इस ऐसे कार्यक्रमों के बहाने से निकाला जा सकता है, ऐसे गलत कामों से। दिनेशपुर में 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने लोगों को कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया। छात्रों ने कोविड से बचाव के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से अपील की कि वो कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन लगाए। कार्यक्रम में मौजूद कॉलेज टीचर ऋचा तिवारी ने बताया कि छात्रों ने लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। तो हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी फिर से कोरोना के केसेस जैसे राइज होने लग गए। तो लोगों को इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोग मिले नहीं, अब फिर से लॉकडाउन की जैसी कंडीशन ना आए। तो इसलिए हम यहाँ पे बच्चों को, लोगों को जागरूक करने के लिए आए। लक्सर के सिड्डू गांव में तहसील प्रशासन ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या को सुना। चौपाल में ग्रामीण अटल आवास, इंदिरा आवास, शौचालय, पाइपलाइन और बंदरों के आतंक से बचाव के लिए अपनी गुहार लेकर पहुंचे। चौपाल में क्षेत्र के किसानों को कृषि रसायन वितरण योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। तहसील स्तर पर आयोजित चौपाल में विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में यहाँ पर कई विभागों से संबंधित समस्याएं, शिकायतें और सुझाव लोगों के द्वारा रखे गए और सभी को सुना गया। मुख्यतः यहाँ पर जो विकास विभाग से संबंधित है, इसमें लगभग 8 लोगों के वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के फार्म भरे गए हैं। लगभग 15 लोग यहाँ पर पात्र थे जिनके फॉर्म नहीं भरे गए थे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पेंशन मिली थी विधिवत, उनको पेंशन प्राप्त हो रही है।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर लगभग 3 सरकारी ट्यूबवेल हैं जो बंद हैं, उनको सही कराने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। आपदा प्रभावितों को 11 करोड़ रुपए की राशि जारी। पीड़ित परिवारों को मिलेगी 1.5 लाख की अंतरिम सहायता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी से की फोन पर बातचीत। जोशीमठ भूधसाव के हालातों की ली जानकारी। कहा प्रभावितों के साथ हो मानवतावादी व्यवहार। जोशीमठ आपदा को लेकर सीएम धामी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। 13 जनवरी को होगी कैबिनेट। प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि और कई व्यवस्थाओं पर हो सकते हैं फैसले। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्चुअली जुड़े राज्यपाल और सीएम धामी। 27 मेधावी छात्रों को दिए गए गोल्ड मेडल। 25 करोड़ की लागत से बने 5 भवनों का लोकार्पण। और उत्तराखंड में फर्जी BAMS डॉक्टर के गिरोह का भांडाफोड़। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर क्लिनिक चला रहे थे 2 डॉक्टर। 8-8 लाख रुपए की ली थी फर्जी डिग्री।